वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन और उनके साथ ही साथ मैं आपको सभी पर्सनों के साथ कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। चाहे आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्राचीन भारत के इतिहास में से एक पर्सन जरूर पूछा जाता है और मैंने इस वीडियो में सारे ही पर्सन सेलेक्टेड लेवल के लिए हैं, अच्छे पर्सन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी बनकर आएगी उस पर सेलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि हम जब भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अभी से इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही उत्तर होगा मैगस्थनीज। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। मैगस्थनीज 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अलावा यह 6 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना मैगस्थनीज ने की थी, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के संस्कृति, इतिहास और भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कौशाम्बी जो था ये एक शिक्षा का केंद्र नहीं था। इसके अलावा तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों ही प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 3, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा नहीं की गई थी। हम भारतीय ये मानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन ऐसा कहीं भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इस वजह से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 4, किस महान पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है ये एक बहुत ही महान पुस्तक है और इसका 15 भारतीय भाषाओं में, इसके अलावा 40 विदेशी भाषाओं में, ठीक है, 40 विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और ये संस्कृत का एक महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र नामक पुस्तक। आगे है प्रश्न नंबर 6, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल के अंदर आदि मानव के जो मुख्य रूप से मनोरंजन के साधन थे वो थे शिकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। उस समय जुआ, संगीत और घुड़सवारी जैसी चीज़ें प्रचलन में नहीं थी, तो पूरा पाषाण काल में शिकार ही आदि मानव के मनोरंजन के एकमात्र साधन हुआ करते थे। आगे है प्रश्न नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो वर्तमान में जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन नाम था ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान की जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप था ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो यहाँ पर इसमें एक थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपयोग में लाया गया था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है मानव, इसको आप ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर होगा मानव द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ का उपयोग जो है वो किया गया था। जो आदि मानव था सबसे पहले उसने गेहूं और जौ की खेती करना सीखा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोट्स नामक इतिहासकार ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भारतवर्ष के लिए इंडिया का प्रयोग किया था हेरोडोट्स ने। आगे है प्रश्न नंबर 11,
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक का वर्णन करती है जो कि 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक समान है? तो ऐसी कौन सी धारणा है जो कि इन तीनों धर्मों में एक समान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों ही धर्म कर्मवाद में मानते हैं कि कर्म ही प्रधान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने सबसे पहले तांबे के उपयोग को सीखा था, यानी कि तांबे की खोज सबसे पहले मानव द्वारा की गई थी और सबसे पहले जो आदि मानव था वो तांबे के ही बर्तनों आदि का यूज किया करता था। आगे प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? तो आपका सही यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कितना? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय था ये माना जाता था हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, जो कि कितना था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक सभ्यता जो थी यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें पता चलती हैं कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी और ग्रीक सभ्यता क्या थी? इसके समकालीन नहीं थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरकोतड़ा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, उनको घोड़े के बारे में जानकारी थी, इसका पता हमें चला है सूरकोतड़ा नामक स्थान से। और यह स्थान है कहाँ पर? ये स्थान गुजरात में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 17, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मत है जो कि सर्वमान्य है वो है इतिहासकार मैक्स मुलर का मत, जिन्होंने कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, ये इतिहासकार मैक्स मुलर ने कहा। इसके अलावा आपको दो चार चीज़ें और याद रखनी है कि आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। इसके अलावा आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। आर्य संस्कृत में बात किया करते थे और आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? वो था पितृ प्रधान, यानी कि उसमें पिता की प्रधानता थी, जैसा कि हमारे भारत में होता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये आप सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद कुल 4 हैं। और कौन कौन से हैं इसका क्रम भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। तो यहाँ पर 4 वेद होते हैं, चारों का क्रम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको जांचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा जो तीनों कथन है वो यहाँ पर करेक्ट होंगे कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था और इसके साथ ही साथ मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है प्रश्न नंबर 20 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। प्रश्न नंबर 20 है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा?
तो आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता चलता है। तो आपके लिए प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसका राजकवि था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोज अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।